डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी प्रीवियस के मिलिट्री साइंस के लिए है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि जो अपना सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, वैदिक कालीन युद्ध कला थी, हमें वहाँ से लेकर के और आज़ादी से पूर्व यानी 1947 तक की जो भी सैन्य पद्धति थी, जो भी हथियार औजार अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाए गए, उसका हम लोग अध्ययन अपनी इस क्लास में करेंगे। अर्थात बीएससी प्रीवियस का जो सिलेबस है मिलिट्री साइंस का, उसमें वैदिक कालीन से लेकर के और आज़ादी से यानी स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1947 तक का ही अध्ययन हम लोगों को करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वैदिक कालीन या महाकाव्य कालीन, जो वैदिक कालीन और या महाकाव्य कालीन जो भी सैन्य कलाएं थी, सैन्य पद्धति थी, वो किस प्रकार की थी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि हमारी मानव सभ्यता यानी कि जब सिंधु सभ्यता की समाप्ति हुई या सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसका नाम था आर्य सभ्यता। यानी कि आर्यों के आगमन से, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, यद्यपि ये चीज़ आज भी चर्चा का विषय है, आज भी इस पर प्रश्न चिन्ह है। कोई भी विद्वान, कोई भी इतिहासकार आज इस बात की जानकारी नहीं दे सका है कि आर्य यहाँ पहले से थे या फिर कहाँ से वो आए। आर्य, ये तो सबने जानकारी दे दी कि आर्य लोग बाहर से आए, बाहर के देशों से आए। कोई उसे यूरोप को मानता है तो कोई उसे किसी और जगह से मानता है, कोई रूस को मानता है। तो इस तरह से आर्य कहाँ से आए और इसका कोई प्रमाण या सटीक जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो आर्य जब आए, यहाँ पर आर्यों के आने का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, चूँकि वैदिक कालीन है यानी कि वेद के कालीन। वैदिक मतलब वेद के कालीन। वेद से जब वेद लिखा गया तो हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 4 वेद हैं अपने, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये हमारे 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद इसमें कौन सा है? सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो आर्यों की चर्चा, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आर्य यहाँ पर आए तो किस लिए आए? यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता भारत की थी उसको अपनाने के लिए नहीं आए। यहाँ पर वो हमसे युद्ध करके और हम अपनी पहचान बनाने के लिए वो हमारे यहाँ पे आए। तो जब आर्य यहाँ पर आए उस समय ये ऋग्वेद से प्रमाण मिलता है कि उस समय 10 मंडल हुआ करते थे। और आर्य सिंधु सभ्यता का विनाश करके जो यहाँ आए और निवास करने लगे, वो किस प्रदेश के थे ये अभी भी मामला तो खैर विवाद में है। कोई भी इस पर साक्ष्य अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया है, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया है कि आर्य कहाँ से थे और कब ये भारत में आए। वैसे तो ये 1900 ईसा पूर्व इसकी जानकारी मिलती है कि 1900 ईसा पूर्व जो है वो आए थे, किंतु अभी तक पूरी तरह से ये प्रमाण नहीं है। तमाम इतिहासकार और विद्वानों ने ये चीज़, कोई उत्तरी यूरोप को आर्यों का निवास स्थान बताता है तो कोई जो है कहीं और पे रूस को या अन्य देश को उसका निवास स्थान बताता है। और कुछ लोग इसको आर्यों का जो भारत में आगमन है वो बताते हैं कि 2400 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी गई है इनकी यहाँ पर आगमन की जो स्थिति है। यानी कि कम से कम 1500 ईसा पूर्व या से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के पहले आर्य जो है हमारे यहाँ पर आए थे। तो आर्य जो है वो हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर जो भी सभ्यता थी उनसे उन्होंने युद्ध शुरू किया
अपना अपना मतलब वर्चस्व बनाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना सर्वस्व यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। आइए देखते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि उस समय अ, क्या है कि आर्यों का जो प्रसार था वो अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक सब जगह हर ओर फैला हुआ था। उस समय पंजाब की 5 नदियों के साथ जो है, जिसमें सतलुज है, सरस्वती है, यमुना और गंगा का नाम भी मिलता है, इन सभी जगहों पर आर्य लोगों ने अपने वर्चस्व का जो है बेड़ा या वहाँ पर झंडा गाड़ दिया था। आइए देखते हैं वैदिक कालीन युद्ध जो है, शुरुआत हम लोगों का जो, चूँकि हमारा विषय ही मिलिट्री से संबंधित है यानी सैन्य कला से संबंधित है, तो इतिहास के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, इसमें इतिहास में जानकारी मिलती है कि कौन सा युद्ध किसके द्वारा कहाँ कहाँ पे लड़ा गया, किंतु हमारे मिलिट्री साइंस में ये है या मिलिट्री स्टडी में ये चीज़ें हैं कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, किसके द्वारा लड़ा गया, और उसमें जो औजार हथियार अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए गए वो कैसे थे, और आज के हथियार औजार किस तरह के हैं, उनकी तुलना उस पद्धति से की जाती है जो पहले से मौजूद थी। तो आइए देखते हैं कि वैदिक कालीन जो युद्ध कला थी वो कैसी थी। सबसे पहले इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पहले की युद्ध कला कैसी थी, यानी कि पहले जो युद्ध कला थी वो, इसमें आर्य जो लोग थे वो कई एक कबीले में, कई एक जन में, जिनको जन बोलते थे वो लोग, कोई 10 जन तो कहीं पंच जन, तो इस नाम से उनको जाना जाता था। ये इनमें विभक्त थे, विभाजित थे। इनमें पंचजन में अनु, द्रहय, यदु, पुरु, तुर्वस, ये पंचजन कहलाते थे। और जो 1900 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा गया था जिसका जिक्र ऋग्वेद में से प्राप्त होता है, तो ये लड़ा गया था करीब 1900 ईसा पूर्व रावी नदी पर। ये इसको 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। और इन 10 राजाओं का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1900 ईसा पूर्व रावी नदी पर लड़ा गया था। अब वैदिक कालीन युद्ध की बात आती है, तो वैदिक कालीन युद्ध के लिए जो वहाँ पर योद्धा थे, महारथी थे, जिनको योद्धा बोलते हैं, वो योद्धा जो होते थे बहुत ही ताकतवर, बहुत ही उत्साही व्यक्ति होते थे। तो कुछ लोग तो जो युद्धरत रहते थे वो अनार्य थे, जो उनको असुरों से उनकी रक्षा भी करना पड़ता था। कुछ लोग उसमें युद्ध में तत्पर रहते थे। तो जिनको जो युद्ध वैदिक कालीन जो युद्ध कला थी उसमें जो आर्य थे उनको आर्य के, अनार्य जिनको बोलते हैं, आर्य से अलग जो थे, उनकी जातियों से अलग थे, उनको उनसे युद्ध भी करना पड़ता था अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए। तो उनको असुर का नाम दिया गया। असुरों की मतलब असुरों से रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति होते थे उनको छत्र का नाम दिया गया। इस यहाँ पर बात आती है कि जो 2 प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ पर दृष्टांत मिलता है, 2 तरह के लोगों का। एक तो छत्र हो गए, दूसरे हो गए ब्रह्म। एक वैदिक कालीन में, वेद कालीन में एक हो गया जो धर्म को आगे बढ़ाने वाला, और दूसरा हो गया धर्म की रक्षा करने वाला। और इन तीसरे से, इससे अलग जो होता है तीसरा वो क्या होता है, वो धर्म का नाश करने वाला, जिसको राक्षस की उपाधि दी गई, राक्षस बताया गया। तो आइए देखते हैं छत्र क्या है, ब्रह्म क्या है। छत्र का मतलब होता था हानि से रक्षा करने वाला, जिसको आज वर्तमान में हम क्षत्रिय का रूप दे दिया गया है। और दूसरा था ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब यज्ञ कराने वाला था। तो ब्रह्म को आज ब्राह्मण के नाम से जानते हैं और छत्र को क्षत्रिय के नाम से जानते हैं। तो छत्र जो है, छत्र का काम था कि हानि से रक्षा करने वाला। जैसे वैदिक काल में क्या था कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पुरोहित या
जो भी ऋषि मुनि होते थे यज्ञ किया करते थे तो उसको राक्षस लोग या असुर लोग हानि पहुंचाते थे, तो उसकी रक्षा कौन करता था? क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय जो लोग होते थे। और ब्रह्म, वो यज्ञ करने वाले व्यक्ति, वो पुरोहित या वो ऋषि मुनि होते थे, जिनको यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है। अब आइए देखते हैं कि वैदिक कालीन सैन्य संगठन कैसा था, जो उनकी सेनाएं थी उनका संगठन कैसा था, उनके संगठन की जब युद्ध करते थे उनकी देखरेख कैसे की जाती थी। तो राजा जो होता था, जो कबीले का या जो युद्ध करने गया हुआ है व्यक्ति, जिसको उस कबीले का सरदार या कबीले का नायक कहा जाता था, तो राजा को उसकी उपाधि दी गई। वो राजा जो है नायक स्वयं होता था। वो युद्ध में जो है प्रधान नायक के मतलब प्रधान नायक के रूप में भाग लेता था। और इस जो भी युद्ध होता है या होता था, उसमें वो भाग लेता था और उसका नेतृत्व स्वयं करता था। यानी कि युद्ध में जो राजा युद्ध में जाता था, उस युद्ध का संचालन अपने हाथों में रखता था, वो उसको प्रधान नायक की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसा ऋग्वेद में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद में तो राजा को, जो राजा होते थे उनको दुर्गों का भेदन करने वाला भी कहा जाता है, जिसको पुराभेदता के नाम से भी जानते हैं। उसे ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है उसमें होता पुराभेदता, यानी कि पुराभेदता का मतलब है दुर्गों को भेदने वाला, यानी कि दुर्गों को जीतने वाला। ये जो कि होता था वो कौन होता था? राजा होता था। सेनानी का भी उल्लेख मिलता है। ये सेनानी वो होते थे, डिस्प्ले को थोड़ा सही कर लेते हैं। जो सेनानी हुआ करते थे वो राजा के, ऐसा ऋग्वेद में जो देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है ऋग्वेद के अनुसार, कि जो वैदिक कालीन सैन्य संगठन था उसमें सेनानी का भी वर्णन मिलता है। तो सेनानी वो होते थे जो राजा के या जो नायक होते थे उनके आदेशानुसार कार्य करना होता था। ये क्या कहलाते थे? सेनानी कहलाते थे। सेनानी जो होता था वो राजा के आदेशानुसार युद्ध करता था। राजा क्या कह रहा है कि अब जिस तरफ से, जिस ओर से वो उसने आदेश दिया कि यहाँ से इस तरह से रणनीति बना के आक्रमण करना है, तो वो सेनानी जो है उसी के आदेशानुसार उसी की रणनीति पे, यानी कि राजा की रणनीति पर ही अमल करता था, उसी की तरह से उस पर कार्य करता था। अगली बात आती है गुप्तचर। इस समय जब वैदिक कालीन जब भी सैन्य संगठन थे उसमें गुप्तचर भी कार्य करते थे। जो गुप्तचर में, और मतलब जो विरोधी दल है, विरोधी दल के अंदर जा करके उसकी गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करना कि उसका आगे की रणनीति क्या है, कैसे युद्ध करना चाहता है, क्या उनकी सैन्य सामान क्या है, क्या क्या हथियार हैं, औजार हैं, इस तरह की चीज़ों का वो जाकर बिना किसी के संज्ञान में बात आए हुए उसको जानकर वापस आ जाता था। पुरोहित, उस समय जो वैदिक कालीन सैन्य सेनाएं थी, सैन्य संगठन था, उसमें पुरोहित भी राजा के साथ जाता था युद्ध में, और वो युद्ध में राजा की विजय के लिए ईश्वर से कामना करता था कि हमारे राजा की विजय इसमें सुनिश्चित हो। तो इस प्रकार से जो वैदिक कालीन सैन्य संगठन था उसमें राजा, जो कि नायक का कार्य स्वयं करता था, स्वयं ही वो जो है युद्ध का संचालन करता था। सेनानी गुप्तचर और पुरोहित के साथ मिल करके वो राजा युद्ध में अपना वर्चस्व दिखाता था, उस युद्ध में अपनी कला का वो करता था, उस युद्ध में अपनी जीत को सुनिश्चित करता था, या यूँ कहें कि युद्ध को एक नया आयाम देता था, एक नई दिशा देता था। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें सेना का प्रशिक्षण कैसा होता था, अस्त्र शस्त्र क्या होते थे, या और भी आगे की जानकारी को लेकर उपस्थित होते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भास्कर सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।